मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ई गवर्नेंस एंड ई कॉमर्स की क्लास में, चूँकि कल की क्लास में हम लोगों ने ई गवर्नमेंट पढ़ा था, इसके बाद हमने ई गवर्नेंस के बारे में बात किया था। आज हम लोग ई गवर्नेंस के आगे ही स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स को। तो हम आज की क्लास में ये देखने वाले हैं कि आखिरकार ई गवर्नेंस में कुछ इशूज हैं जो वो मुद्दे हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं, किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। और मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि जब भी हम लोग क्लास पढ़ते हैं, क्लास पढ़ने के बाद एटलीस्ट ये उम्मीद रहती है कि आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई कमेंट्स या लाइक ज़रूर आएगा। लेकिन आप लोगों के पास तो क्लास पढ़ने का ही टाइम नहीं है लगता है, तो कम से कम क्लास पढ़ा करिए और कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर उसे मुझसे डिस्कस करें, ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व आउट कर सकें। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है इशूज इन ई गवर्नेंस। ई शासन में या ई गवर्नेंस में जो इशूज हैं, जो मुद्दे हैं या जो नैतिक मुद्दे हैं, उन्हें हम लोग कैसे डिस्कस्ड करते हैं, उन्हें हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस के बारे में किस तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला फेस है, जो पहला स्टेप्स होता है, वो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क। आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी का ढांचा है या सूचना प्रौद्योगिकी का इशू है ई गवर्नेंस के लिए, उसे कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे या उसे हम कैसे मैनेज करें। तो ये पहला फेस होता है, पहला इशू है इसके साथ। फेस सेकंड में है डिजिटाइजेशन, जिसको कि हम लोग डिजिटलीकरण भी कहते हैं। डिजिटलीकरण मतलब जैसे इस समय डिजिटल इंडिया, मतलब हम उभरते भारत को डिजिटल इंडिया के माध्यम से जन जन तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, साथ ही लोगों को उसे प्रयोग करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। तीसरा फेस है इसका सिटीजन एक्सेस, मतलब जो आम लोग हैं, जनमानस है, उन तक
हमने अपनी बात पहुंचा दिया है तो वो उसे आसानी से किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं या लोगों तक उसकी रीच या पहुंच कैसे होगी, ये हम इसका तीसरा इशू जो होगा वो फेज 3 पे आएगा। फेज 4 कंटेंट डेवलपमेंट मीन्स जरूरत के हिसाब से या सुविधाजनक प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए हमें उन सामग्री को या उन कंटेंट को लोगों तक आसानी से पहुंचाना है या कैसे उसे हम डिजाइन करेंगे। तो ये चारों फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4, इन चारों को हम लोग अलग अलग तरीके से आइए देखते हैं। तो पहला फ्रेम है, पहला फेज है, पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, और यह इसका पहला फेज है। तो इन द फर्स्ट फेज द IT framework need to be identified and the project should be rolled out only after evaluating the feasibility of the project in terms of capacity building। मतलब हम अपनी आवश्यकता के आधार पर जो IT फ्रेमवर्क उस प्रोजेक्ट की ज़रूरत के अनुसार आइडेंटिफाई करते हैं और इसके बाद उसे इवेलुएट और उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद उस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होगी, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से उसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम उसके अंतर्गत परत दर परत सेट करते हैं, जिसमें रीडनेस एंड द फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी रहती है। तो जो पहला चरण है वो हमें ये पहचान करने की आवश्यकता होती है कि उसकी क्षमता निर्माण, उसकी तत्परता और उसकी वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में जो प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना है, तो उस प्रोजेक्ट को कब शुरू करना चाहिए या उस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसके बारे में हम पूरी जानकारी रख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम कोई बड़ा कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले उस कार्य को शुरू करने से पहले हम उसकी लागत, उसे बना पाने में समय, उसके लिए ज़रूरत इक्विपमेंट्स, टूल्स और सफलतापूर्वक उसे डेवलप कर पाने की पूरी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। तो ये इसका पहला इशू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल द प्राइम एग्जांपल इज ई सेवा, सबसे इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो ई सेवा है। द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड विदाउट फॉर्मल बजट प्रोविजन एंड विदाउट कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडी। इस ई सेवा को, परियोजना को हम बिना किसी बजट के और बिना उसकी फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब उसका अध्ययन, उसकी व्यवहार्यता का अध्ययन किए बिना शुरू कर दिया था। परिणाम स्वरूप क्या आया, इसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया, परियोजना सफल रही, लेकिन इससे परियोजना में देरी और लागत में वृद्धि हुई। परियोजना तो सफल हुई, परियोजना में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही, लेकिन जो परिणाम इसका रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया कि हम तय समय पर, जो समय हमने तय कर रखा था उस समय पर इसको नहीं पूरा कर पाए और साथ ही इसकी लागत में भी वृद्धि हो गई। जो
एक्सपेक्टेशंस थी, जो सोच थी, वो हमारी सोच से बड़ी हो गई और परिणाम स्वरूप हमारी सेवा, जो ई सेवा थी, वो लोगों तक पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन बजट के मामले में हम थोड़ा सा परेशान हुए। तो ये हमें करना है, पहला फेस है। इनमें ये सारी चीज़ें हमें इनबिल्ट करनी होती है। दूसरा फेस इसका डिजिटाइजेशन, मतलब डिजिटलीकरण। दूसरे स्टेज में या फेस सेकंड में किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए उसका डिजिटलीकरण होना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक डिजिटाइजेशन नहीं होगा तो हम किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए श्योर नहीं होंगे। बड़ी मात्रा में प्रोजेक्ट की डेटा और उसकी अराजकता को हमें मैनेज करने की कोशिश करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास डेटा इतना इकट्ठा हो जाता है, या डेटा हमारे पास इतना स्टोर हो जाता है कि हम उसका डिजिटलीकरण करने से पहले डेटा को फिल्टर करना आवश्यक समझते हैं। क्योंकि जो हमारे पास डेटा होता है, उस डेटा को यदि हम फिल्टर नहीं करते हैं और जिस तरह हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ है यदि उसी तरह हम उस पर ऐड कर देते हैं तो हमें आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही डेटा का समय समय पर उन डिपार्टमेंट्स के द्वारा उसे फिल्टर करता रहना चाहिए, वो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? द आउटसोर्स्ड एजेंसी विच इज जनरली इंटरेस्टेड विथ दिस टास्क इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। मीन्स जो आउटसोर्सेस एजेंसी होती हैं जिनको हम डेटा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी देते हैं, आमतौर पर उनका काम होता है किसी तरह से जल्द काम का पूरा होना। हम इस बात के लिए श्योर नहीं हो सकते हैं, इतना हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया डेटा इंश्योर्ड ही होगा, या उनने जो डेटा लोगों से कलेक्ट किया है उस डेटा को वो सही तरीके से सही जगह तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सिंस दिस लीड्स टू करप्शन, स्टीलिंग एंड डाइल्यूशन ऑफ डेटा, इसमें डेटा चोरी हो सकता है, डेटा को वीक किया जा सकता है और साथ में भ्रष्टाचार की संभावनाएं अधिक होती है। क्योंकि डेटा कलेक्ट करना एक ही नाम को बदल बदल कर वो कई जगह उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। इसलिए उस एजेंसी से, जिस एजेंसी से हम डेटा मैनेज करना चाहते हैं या जिस एजेंसी को हमने आउटसोर्सिंग के लिए रखा हुआ है, तो हमें पूरी तरह से उस पर नज़र रखनी चाहिए और उस डेटा को समय समय पर हमें क्रॉस चेक करते रहना चाहिए। तीसरा है इसका फेस या तीसरा स्टेप्स कह सकते हैं
वो है सिटीजन एक्सेस। इन द थर्ड फेस, मतलब तीसरे फेस में, टू मेक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। मतलब इसमें जो भी सूचना होती है उस सूचना को उपलब्ध कराने के लिए उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बुनियादी ढांचा होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जब आम जनमानस या आम लोग इसे एक्सेस करते हैं तो वो कोई एक्सपर्ट नहीं होते, वो सिर्फ थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं। तो हमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से सेटअप करना चाहिए जिससे वो आसानी से उन एलिमेंट्स को समझ सके। द इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी, कियोस्क, ईटीसी। तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सबसे बड़ी बात है कि दूर संचार, चूँकि टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क, बिजली और कियोस्क। कियोस्क का मतलब होता है जैसे यूपी में हमारे ये जन सेवा केंद्र है, उसी तरह एमपी में कियोस्क सेंटर होते हैं। और इन सेंटरों में गवर्नमेंट से संबंधित वो सारी जानकारियाँ, ये वो सारी सुविधाएं होती हैं जो हम आसानी से एक आम जनमानस के लिए उसकी ज़रूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम होती है। ऑल थ्रू द स्वान, मतलब स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क हैज कनेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। हालांकि स्वान जो होता है, स्वान एक तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, ये देश के लगभग सभी कोनों को एक साथ जोड़ता है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में है, हम उत्तर प्रदेश में हैं तो वो सेवाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। हम देश के किसी भी कोने में, किसी भी भूभाग में हों, हम हमारी सुविधाओं को डिजिटल तरीके से वहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते हम उन टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो कर रहे हों जिन टर्म्स और कंडीशन के लिए हमारी स्टेट ने हमको बाध्य कर रखा है। क्योंकि प्रत्येक सर्विस को एक्सेस करने के लिए उनके अपने कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं। अब इसमें समस्या क्या है? प्रमोशन ऑफ डिफरेंट मीडिया सोर्सेस लाइक मोबाइल्स, टेलीफोनी, रेडियोस एंड टेलीविजन्स। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रमोशन करना की कोशिश करनी पड़ेगी। प्रमोशन मतलब लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए डिफरेंट टाइप्स का माध्यम हमें यूज करना पड़ेगा। जैसे वो मोबाइल भी हो सकता है, मोबाइल टेलीफोनिक हो सकता है, रेडियो हो सकता है तथा टेलीविजन्स हो सकता है। कोई भी एक माध्यम हो सकता है। किसी भी एक माध्यम के साथ हम इस लोगों को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। चौथा है कंटेंट डेवलपमेंट। दिस फेस इज नॉट लिमिटेड टू कंटेंट अपडेटिंग। ये कोई बहुत छोटा सा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम तुरंत कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं, बट द ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिसाइल्ड, स्ट्रक्चराइज्ड एंड अपडेटेड। क्योंकि इसमें जो समस्या है उस समस्या के लिए हम उस डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए
हमें अलग अलग ट्रांजेक्शन्स की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि the transactional data must be converted into historical data and separate data mart may be created। चूँकि जो ट्रांजेक्शनल डेटा होता है उसे हिस्टोरिकल डेटा में परिवर्तित करने के लिए हम अलग अलग डेटा मार्ट बनाते हैं, जिस हम डेटा को आसानी से उसके कंटेंट को डेवलप करने में सक्षम हो सके। फॉर एग्जाम्पल, ई सेवा में लेन देन संबंधित विभागों में डेटा के साथ सामंजस्य नहीं बैठाया गया था और जांच में कई अनियमितताएं, अपर्याप्त और डेटा में विसंगतियों का पता चला था। चूँकि जो ई सेवा शुरू में स्टार्ट की गई थी उसमें कई सारे डिपार्टमेंट, जैसे मैंने भी इसके पहले बताया था कि जो डेटा वहाँ से प्रोवाइड किया गया या जो लोगों को वहाँ पे जोड़ा गया वो सही होंगे, ये डिपेंड करता है उस आउटसोर्सिंग कंपनी पर जिस कंपनी को हमने डेटा कलेक्ट करने की जिम्मेवारी प्रदान की है। तो इस तरह से ये विसंगतियाँ होती रहती हैं। तो ये आपका इशूज़ थे, ये प्रॉब्लम्स थी, इशूज़ जो आते हैं ई गवर्नेंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा कि कम से कम आप वीडियो देखते हैं तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें, ताकि हम भी इनकरेज होते रहते हैं। और कहीं किसी प्रकार की कोई अगर समस्या आती है तो आप लोग ग्रुप में मैसेज शेयर करके या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में भी मैसेज सेंड करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।